हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के लिए होने वाली है। अगर आप भी BA प्रोग्राम कर रहे हैं और सेमेस्टर थर्ड में है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये जो BA प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की हिंदी है, हम इसे कवर कर रहे हैं और इस हिंदी का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास गा, या ये कहें सी। ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, मैं आपको वो सारे प्रोवाइड करवा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इस बुक की पूरी ही सीरीज़ चल रही है जिसके अंतर्गत मैंने आपको वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 करवा दी है। आज हमारी वीडियो 4 होने वाली है। तो अगर आपने वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3 नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरह से सोल में पूछे जाते हैं, ये सारा ही पैटर्न आप इस वीडियोस में देख पाएंगे। तो आप इन वीडियोस को चेकआउट करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा। ओके। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वीडियो 4 होने वाली है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो 4। एंड लास्ट में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो कि सारी ही वीडियो की मर्ज होगी, वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होगी। तो उस वीडियो को आप अपने रिवीजन के रूप में उसे देख सकते हैं। ठीक है। एंड आप इस सारे ही नोट्स को कहाँ देख पाएंगे, कैसे अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में। तो लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वहाँ से। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में द्विवेदी जी का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, द्विवेदी जी के बारे में हम पिछली ही वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उनके बारे में उस वीडियो से देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इनका जो मानवतावादी दृष्टिकोण है। पहले देखेंगे हम परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावादी दृष्टिकोण उनकी रचनाओं और विचारधाराओं का प्रमुख आधार है। मनुष्य को सभी जीवों में सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह उनकी कमजोरियों और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को भी स्वीकार करते हैं। यानी इनका मानना है कि जो मनुष्य है वो सभी जीवों में सबसे ऊपर है, लेकिन इसकी जो कमजोरी और स्वाभाविक परिवर्तन है या स्वाभाविक चीजें हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं। इनके लेख में मानव के प्रति गहरी सहानुभूति, प्रेम, उसकी संभावनाओं में विकास झलकता है। यानी हम इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मानव के लिए सहानुभूति, प्रेम और उसकी जो संभावनाएं हैं, उसका जो विकास है उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इनके मानव के प्रति सहानुभूति और सम्मान, के ये मानव के भीतर सहानुभूति और सम्मान किस तरह से रखते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार हर व्यक्ति में एक अंतविद्यता होती है। वह मानते हैं कि मानव की प्रकृति में हो सकती हैं, लेकिन उसमें अपने भीतर सुधार और प्रगति करने की क्षमता भी होती है। यानी इनका मानना है कि सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। ऐसा नहीं है सभी व्यक्ति जो हैं वो परफेक्ट हैं, पर वो उसमें सुधार करके प्रगति कर सकते हैं, अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक है। इनका मानना ये है कि लेखनी में यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मनुष्य को उनकी कमजोरियों के बावजूद समझा और स्वीकारा जा सकता है। यानी कोई भी जो मनुष्य है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उनकी कमज़ोरियों के बावजूद ही उनको समझा और स्वीकारा जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी कमज़ोरियों पर वर्क करना चाहिए और किसी की भी कमज़ोरियों को उजागर नहीं करना चाहिए। मतलब इस वे में नहीं कि तुम तो ये नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहें, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो एक ही चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। हर व्यक्ति जो है वो अलग चीज़ में परफेक्ट होता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ही चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। सब अपनी-अपनी चीज़ों में परफेक्ट होते हैं। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सभ्यता और संस्कृति का मूल्यांकन। किस तरह से द्विवेदी जी ने सभ्यता को मानव की हिंसात्मक और स्वार्थीय प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का साधन माना है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सभी की सभ्यता का विकास केवल भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक विकास, उन उसकी नैतिकता और परोपकारिता में भी परिलक्षित होता है। यानी देखिए, जो सभ्यता है उसको द्विवेदी जी मानते हैं कि ये हिंसक रूप लेकर आती है, क्योंकि सभ्यता में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लेकिन अगर रियल सभ्यता की बात करें तो सिर्फ हमारा भौतिक प्रगति करना ही सभ्यता नहीं कहलाता, बल्कि मानव का आंतरिक विकास करना, नैतिकता और परोपकारिता का भी विकास करना, उनके परिलक्ष्य करना ही सभ्यता कहलाता है।
इनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, इसी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जहां वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की प्रकृति के बीच के संघर्षों को रेखांकित करते हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने द्विवेदी जी की ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रकृति और मानव का संबंध। किस तरह से प्रकृति और मानव का संबंध है, चलिए देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य को महत्वपूर्ण माना है। वह मानते हैं कि मानव को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझकर और उन पर नियंत्रण रखकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। यह दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में एक व्यंग और समावेशी मानवतावाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे सार्वभौमिकता का संदेश। किस तरह से द्विवेदी जी के मानवतावादी दृष्टिकोण में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के प्रति समान आदर और सम्मान का भाव है। उनका लेख इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर समाज और समानता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यानी ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसे अपने सिर्फ स्वार्थ के बारे में, अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे अपने स्वार्थ से उठकर समाज के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और भाईचारे और ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए हों, ना कि सिर्फ उसके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, द्विवेदी जी का मानवतावादी दृष्टिकोण मानव को उसकी पूरी वास्तविकता में स्वीकार करता है। वह उसकी कमजोरियों को नकारता नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जैसे अभी मैंने बताया कि द्विवेदी जी जो हैं वो ये मानते हैं कि सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई कमी है, लेकिन उन कमियों के साथ उसे अपनाना और वास्तविक उनमें सुधार करना ही हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उनकी रचना मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम, करुणा और सौंदर्य की खोज करने का संदेश देती है। यानी हमें कभी भी किसी को बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसके प्रेम, करुणा और सौंदर्य की जो खोज है वो हमें उसके आंतरिक रूप में करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी रूप जो होता है वो सिर्फ दिखावा होता है। ठीक है, और उसे समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जाने की प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदिया लेखन का प्रतिपादन स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बुंदिया लेखन का जो प्रतिपादन है वो स्पष्ट करना है, जो कि आपकी बुक में लिखा गया है रामवृक्ष वैनीपुरी द्वारा। चलिए देख लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग आप इस तरह से लिख सकते हैं, रामवृक्ष वैनीपुरी द्वारा रचित संस्मरण बुंदिया एक मार्मिक और संवेदनशील कथा है। क्योंकि ये जो है ये एक संस्मरण है जो कि एक मार्मिक है और संवेदनशील कथा है। ठीक है, जो कि रामवृक्ष वैनीपुरी द्वारा लिखी गई है। इसमें ग्रामीण समाज के दलित वर्ग की संघर्षपूर्ण जीवन स्थिति को चित्रित किया गया है। इस लेख में प्रतिपादन बुंदिया नामक एक स्त्री के माध्यम से समाज की असमानता, गरीबी और मानवीय मूल्यों के हाशिए को उजागर किया गया है। यानी एक लड़की के माध्यम से इस पूरे ही पाठ में जो समाज की असमानता है, गरीबी है और मानवीय मूल्यांकन का हास जो होता है उसको उजागर किया गया है, कि किस तरह से दलित वर्गों को इन सभी का सामना करना पड़ता है। लेख का केंद्रीय बिंदु बुंदिया का त्यागमय और संघर्षशील जीवन है, जो अपनी गरीबी और समाज के अत्याचारों के बावजूद समानता और प्रेम के मूल्य जीवित रखती है। ठीक है, जो बुंदिया है वो किस तरह से अपने संघर्ष और त्याग को दिखाती है, इस चैप्टर में वो दिखाया गया है। और वो अपनी गरीबी और जो समाज में असमानता है उनके बावजूद जो मानवता है और प्रेम है वो उसको किस तरह से जीवित रखती है, इस बारे में इस पूरे ही चैप्टर में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बुंदिया का चरित्र और उसका संघर्ष। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे बुंदिया एक गरीब दलित महिला है जो आर्थिक और सामाजिक शोषण के बीच अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करती है। वह दूसरे के घर में मजदूरी करती है और अपने गरीबी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद की भावना रखती है। क्योंकि देखिए ये जो है ये एक दलित महिला की बात हो रही है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से भी शोषित होती ही है, क्योंकि ये जो है वो दूसरों के घरों में जाकर मजदूरी करती है। लेकिन मजदूर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद ये दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद की भावना रखती है। लेख में इसकी सरलता
त्याग और कठिन परिस्थितियों में धैर्य के विशेष रूप को दर्शाया गया है। यानी देखिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं, किस तरह से ये धैर्य रखती है, किस तरह से ये सब्र रखती है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि एक लर्निंग वाली बात है। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, तो उसको किस तरह से हम रख सकते हैं, तो हमें इस पार्ट से ये सीखने को भी मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे गरीबी और समाज की असमानता। इस संस्मरण में लेखक ने ग्रामीण समाज में व्यापक आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को उजागर किया है। बुंदिया जैसी स्त्रियां गरीबी, भेदभाव और अत्याचार के शिकार होती होती हुई भी अपनी समानता को बनाए रखती हैं। यह लेख उन वर्गों की जीवन की कठिनाइयों को रेखांकित करता है जो समाज की मुख्य धारा से बाहर है। यानी ऐसे वर्ग जो अछूत माने जाते हैं, या फिर ये कहें जिन्हें निम्न माना जाता है, वो वर्ग जो जो समस्याएं देखते हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, भेदभाव हो गया, अत्याचार हो गया, किस तरह से वो इन सारी चीजों को देखते हैं, चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानवीय संवेदनाएं और करुणा। किस तरह से लेखक में बुंदिया का संघर्ष केवल उसकी आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाएं की व्यापकता को भी प्रकट करता है। बुंदिया का व्यक्तित्व उस बात का प्रतीक है कि गरीब और कष्ट के बावजूद भी इंसान अपने भीतर प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को जीवित रख सकता है। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो ये कहते हैं हम तो खुद गरीब हैं, हम क्या किसी की हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता, उसका जो मन होता है वो देखा जाता है। अगर वो अपने मन में प्रेम, करुणा और सेवा भाव रखता है तो वो हर चीज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेख का संकेत। के लेख का क्या संकेत है। राम वृक्ष बेनीपुरी का बुंदिया केवल एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो शोषित और वंचित है। यह संस्मरण पाठकों को समाज के वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करने की प्रेरणा देती है। यानी देखिए ऐसे वर्ग की बात करते हैं इस चैप्टर में जो कि हमारे शोषण और वंचित वर्ग है, और उनके प्रति हमें सहानुभूति और संवेदनशीलता वाली प्रेरणा रखनी चाहिए या भावना रखनी चाहिए, ताकि उनका भी आगे चल के विकास हो सके और वो भी आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष आप इस तरह से लिख सकते हैं, बुंदिया केवल बुंदिया नामक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज की उस हकीकत को उजागर करता है जहां गरीब और असमानता के बीच भी मानवीय मूल्यों की ज्योति जलती रहती है। यह संस्मरण पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में व्यापक असमानताओं को कैसे समाप्त किया जाए और वंचित वर्गों को उनके अधिकार और सम्मान कैसे दिलाए जाएं। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ एक सामाजिक, और या ये कहें ये एक सिर्फ महिला की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी गरीब वर्गों की कहानी है, गरीब लोगों की कहानी है जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनके साथ समान अधिकार नहीं दिए जाते, तो उनको किस तरह से दिलाया जाए, किस तरह से हमें कितनी भी गरीबी क्यों ना हो या कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, किस तरह से हमें उसका सल्यूशन निकालना है, और किस तरह से हमें अपनी जो प्रेम भाव है, करुण भाव है और दूसरों के प्रति सेवा भाव है, उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना है। ये चीज़ हमें ये चैप्टर सिखाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोलाराम का जीव की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी आपका जो ये चैप्टर है भोलाराम का जीव, इसकी जो शिल्पगत विशेषता है उसके ऊपर आपको बताना है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी भोलाराम का जीव अपनी शिल्पगत विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। यानी देखिए भोलाराम का जीव ये जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनकी जो शिल्पगत विशेषता है उसी के कारण ये हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। यह कहानी सरकारी तंत्र की भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था और समाज में नैतिकता के हास्य पर करारा प्रवाह करती है। क्योंकि देखिए ये जो कहानी है इसमें सरकारी तंत्र जो है, यानी सरकारी जो विभाग होता है उसका भ्रष्टाचार युक्त हो और वहाँ जो सामाजिक नैतिकता का हास्य होता है उसके ऊपर ये एक करारा प्रवाह करती है। प्रसाई जी ने इस रचना में व्यंग,
कल्पना और यथार्थ का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया है जो पाठकों को हास्य और गहन चिंतन दोनों में अनुभव करता है। यानी इसके अंतर्गत हम व्यंग को देख सकते हैं, कल्पना को देख सकते हैं, यथार्थ को देख सकते हैं और अद्भुत मिश्रण को देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों का मिश्रण किया है जिसमें हमें हास्य तो होता ही है, हंसी तो आती ही है, साथ में हमें चिंता भी होती है कि इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यंग और हास्य का अद्भुत संयोजन, कि किस तरह से इन्होंने व्यंग और हास्य का अद्भुत संयोजन किया है। प्रसाई जी की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका तीखा व्यंग है। इस कहानी में वह सरकारी तंत्र की जड़ता, नौकरशाही और लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को व्यंग्यात्मक शैली में उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए भोलाराम की आत्मा स्वर्ग में जाने के बजाय फाइलों में फंसी हुई है। यह सरकारी कामकाज की हास्यपदक स्थिति को रेखांकित करती है। यानी देखिए, जब भोलाराम की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो आत्मा होती है वो स्वर्ग में जाने की बजाय वो फाइलों में ही फंसी रह जाती है, क्योंकि ये एक कर्मचारी होता है। तो सरकारी कर्मचारियों की इतनी ज़िंदगी कठिन हो जाती है कि वो मरने के बाद भी जो उनकी आत्मा है, या ये कहें जो उनकी रूह है, वो सिर्फ फाइलों में ही फंसी रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कल्पना और यथार्थ का मेल। किस तरह से इसमें कल्पना और यथार्थ का मेल किया गया है। कहानी में स्वर्ग और नर्क के माध्यम से प्रसाई जी ने एक काल्पनिक कथा तैयार की है, लेकिन इसकी जड़ें यथार्थ में हैं। स्वर्ग नर्क के देवताओं और भोलानाथ की आत्मा के संवाद के माध्यम से उन्हें समाज की विडंबनाओं को उजागर किया है। यह शिल्पगत विशेषताएं कहानी को रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, इसमें इन्होंने स्वर्ग और जो नर्क है उसका भी वर्णन किया है, और जो कि हमारे कल्पना में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ जो संवाद हो रहा होता है, यानी जो वहाँ भोलानाथ और जो देवी देवताओं के बीच में संवाद हो रहा होता है, वो यथार्थ को दिखाते हैं, क्योंकि वो जो बातचीत हो रही है वो सारी जो विडंबनाएं हैं, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, उसके ऊपर बातचीत हो रही होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं प्रतीकात्मकता का प्रयोग। किस तरह से इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। प्रसाई जी ने भोलेराम का जीव में प्रतीकों का प्रभावी उपयोग किया है। भोलेराम का जीव उस आम आदमी का प्रतीक है जो भ्रष्ट व्यवस्था और अनदेखी का शिकार होता है। आत्मा का फाइलों में फंसा होना सरकारी तंत्र की क्रूर और अव्यवस्थित प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि देखिए, ये जो है ये एक भ्रष्टाचारी नीति होती है, और उसके अंतर्गत जो इन्होंने बताया कि इसकी जो आत्मा है वो फाइलों में फंस जाती है, तो वो जो सरकारी तंत्र है उसकी क्रूरता और अव्यवस्थित प्रकृति को दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं भाषा की सरलता और प्रवाहमयता। किस तरह से कहानी की भाषा सरल, सहज और प्रभावमय है। प्रसाई जी का व्यंग सीधे और प्रभावी शब्दों में प्रस्तुत होता है, जो पाठकों को कहानी के साथ जोड़ता है। उनका शब्द चयन और संवाद शैली व्यंगों को और तीखा बना देता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्यंगों का, सारी चीजों का उपयोग किया है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट है हमारा समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। ठीक है, अब हम इसमें समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को देखने वाले हैं। कहानी में प्रसाई जी ने उस समय की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। सरकारी तंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और आम आदमी की अनदेखी विषय आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए, आज भी हम सरकारी जो विभाग होते हैं उनमें हम भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें देख सकते हैं, और किस तरह से आम आदमी जो होते हैं उनको अनदेखा किया जाता है सरकारी नौकरों द्वारा, ये कहें जिनके पास सरकारी जॉब होती है। तो हम ये सारी चीज़ें आज भी देख सकते हैं। चलिए देखेंगे इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं भोलेराम का जीव, शिल्पगत विशेषताएं, व्यंग, प्रतीकात्मकता, कल्पना और यथार्थ का मेल और सरल भाषा कहानी को प्रभावशाली और कॉलेजिया बनाता है। हरिशंकर प्रसाई ने अपनी व्यंग शैली के माध्यम से एक गंभीर सामाजिक संदेश दिया है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, यह कहानी एक उत्कृष्ट व्यंग्यात्मक रचना का आदर्श उदाहरण है। आई होप आपको ये पूरी ही जो वीडियोस के क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ आपकी जो पूरी बुक है, पूरी ही होल बुक की जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट हो या कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं,
जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरे ही जो बुक्स के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूँगी और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? एंड आप फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ आपको पूरी ही जो सोल की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ में जो सोल की इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।